everyone, welcome back to our channel Foster Academy and I hope you are well and healthy. This is श्वेता पांचाल और स्वागत है आपका इस क्लास में जो कि आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास नंबर 3, ठीक है ना। तो अगर आप DSSB या फिर एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों में ही सेम ही टॉपिक है ना। आपको भी ये वाला टॉपिक पढ़ना है DSSB में और एनवीएस में भी ये वाला टॉपिक है। तो टीजीटी सोशल साइंस के लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और इससे जुड़े कुछ इंडेक्सेस भी पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। टॉपिक है आपका निर्धनता एक चुनौती, यानी पॉवर्टी एज अ चैलेंज। ये एक इतनी बड़ी चुनौती है कि इकोनॉमिक्स में इसको पढ़ना कंपलसरी कर दिया। देखिए, सबसे पहली बात तो यही है, मैंने लास्ट में क्वेश्चन पूछा था आपसे लास्ट वीडियो में, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसका आंसर जाएगा आपका एडम स्मिथ। क्या है? एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं। और इकोनॉमिक्स के बारे में क्योंकि एक सब्जेक्ट है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा इसको छोटी क्लास में, इसके अलावा कुछ ने 11th-12th में पढ़ा होगा। तो आपको इसको पढ़ने के बाद एक समझ विकसित हुई होगी आपकी कि जैसे कोई भी देश है, कोई भी कंट्री है, तो उसमें उस देश की एक क्या कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जैसे किसी इंसान की होनी चाहिए ना। जो आपने बात बोल दी वो बात बोल दी, जो आपने डिसीजन ले लिया डिसीजन, और जो आपने ये डिसाइड कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे ये काम करना है, तो आपको उस काम को पॉजिटिव लेकर काम करना ही है। तो जिस भी कंट्री की इकोनॉमी रीढ़ की हड्डी स्ट्रॉन्ग होगी, वो कंट्री हमेशा डेवलप ही होती रहेगी, डेवलपमेंट के प्रोसेस में ही चलती रहेगी। अब इकोनॉमिक तो ठीक है, इकोनॉमी तो सही है कि ठीक है, मजबूत होनी चाहिए, लेकिन ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से इकोनॉमी मजबूत नहीं हो पाती है? देखिए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक कारण निर्धनता भी है। हमने लास्ट वीडियो में मानव संसाधन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और इसमें ये पढ़ा था, उससे पहले हमने प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। तो ये सभी जो एक्टिविटीज हैं, ये सभी एक्टिविटी किसका पार्ट है? हमारे सब्जेक्ट इकोनॉमी का। तो निर्धनता एक चुनौती। देखते हैं इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अगर और स्ट्रॉन्ग करनी है तो ये जो प्रॉब्लम है निर्धनता, इसको कैसे टैकल किया जाए या फिर इसके पीछे रीजंस क्या होते हैं। वैसे तो ये वर्ड कोई नया वर्ड नहीं है, सभी लोगों को इस वर्ड के बारे में पता है। एक मिनट में आपको कुछ बताना चाहूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर जाकर चेक कर लीजिए, क्योंकि वहां पर प्लेलिस्ट जो होंगी एमसीक्यू की और टॉपिक की, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रह सकती है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो ओवरव्यू में सबसे पहले हम निर्धनता की बात करेंगे कि निर्धनता, ये जो वर्ड है आपका निर्धनता, इस वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए धन को अलग कर दीजिए और निर को अलग कर दीजिए, ठीक है ना। निर्धनता यानी बिना धन के, यानी वो व्यक्ति जिसके पास क्या नहीं है? धन नहीं है। सिर्फ ये अकेला एक वर्ड नहीं है जो कि दुख देता है किसी भी इंसान को या फिर एक पर्टिकुलर कंट्री को। ये तो वर्ल्ड वाइड है, यानी पूरी दुनिया में फैला हुआ एक ऐसा शब्द है जिसकी वजह से और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि प्रभावित होती हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, किसी इंसान के पास अगर धन नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है उसके पास, जब उसके पास पैसे की कमी है तो वो गरीब है, हो सकता है क्या वो बेरोजगार हो, यानी उसके पास कोई जॉब नहीं हो। गरीब होगा, बेरोजगार होगा, तो उसके पास क्या है? इसका मतलब पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो वो जो उसकी बेसिक नीड है, क्या वो फुलफिल कर पा रहा है? जैसे कि पौष्टिक खाना, पहनना और घर, क्या ये सब चीजें वो है उसके पास? तो ये सारी हमारी बेसिक नीड है। इसका मतलब ये बेसिक नीड भी वो पूरी नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा दो जरूरी बेसिक नीड, शिक्षा यानी जो एजुकेशन है, क्या उसके पास एजुकेशन के पूरे वो है, मतलब पूरी कंडीशन है कि वो फुलफिल कर पा रहा है। और इससे भी जरूरी है स्वास्थ्य, ठीक है। एक स्वस्थ शरीर ही, एक स्वस्थ इंसान ही अच्छे तरीके से काम कर सकता है। अगर इंसान स्वस्थ ही नहीं होगा तो आप उससे किसी भी काम की उम्मीद नहीं कर सकते। तो क्या आपके पास पैसा भी नहीं है? तो पैसा ना होने की वजह से क्या होगा? बेसिक नीड पूरी नहीं होगी, और बेसिक नीड में क्या है आपकी? शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीजें। तो हो गई ना प्रॉब्लम। जो मानव संसाधन हमने पढ़ा था, यानी ह्यूमन एज अ रिसोर्स, मानव संसाधन कब बनता है? जब उसके ऊपर चीजें लगती हैं, जब उसके ऊपर क्या होता है? निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे किसी भी एक पॉलिसी में या फिर किसी एक प्रोजेक्ट में आप पैसा लगाते हो ना, कुछ अर्न करने के लिए, कुछ कमाने के लिए, वैसे ही मानव संसाधन है जिसमें कि लोगों को एक स्किलफुल इंसान बनाया जाता है, यानी एक ऐसा इंसान बनाया जाता है, एक जैसे कहते हैं ना, एक प्रोडक्ट होता है, उसको क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया जाता है। ऐसे ही इंसान है, उसके अंदर काफी सारी स्किल्स डेवलप की जाती है ताकि वो सोसाइटी में कुछ अपना पार्टिसिपेट कर सके।
तो निवेश वाली चीजें क्या है, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, ठीक है, ये सब चीजें क्योंकि शिक्षा मिलेगी तभी तो कुछ कर पाएगा ना इंसान, तो वो संसाधन के रूप में विकसित हो पाएगा फिर। तो ऑब्वियस सी बात है, निर्धनता का असर इस पे पड़ रहा है ना, मानव संसाधन पे। अच्छे लोग नहीं मिल पाएंगे हमें, हमारी जो पॉपुलेशन है वो अच्छी नहीं होगी, क्वालिटी वाली नहीं होगी। पॉपुलेशन सही नहीं होगी, इसका मतलब हमारी जो कंट्री है वो कहीं ना कहीं अब क्या हो जाएगी, पिछड़ जाएगी। तो ये सारी चीजें ना एक दूसरे से रिलेट करती है, ठीक है, कोई ऐसा अलग टॉपिक नहीं है, सारी की सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट कर रही है। तो निर्धनता का अभिप्राय अगर हम देखें तो क्या हो सकता है, निर्धनता से अभिप्राय जीवन के लिए न्यूनतम उपयोगी आवश्यकताओं की प्राप्ति के न होने से है, यानी जो हमारी बेसिक नीड है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। निर्धनों की आमदनी इतनी कम होती है कि वे उससे अपनी सामान्य जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकते। सामान्य जरूरतें जैसे किसी को ट्रिप पे जाना है, घूमने जाना है, तो भाई कोई घूमने कैसे चला जाएगा, उसके लिए तो उसको मनी की जरूरत पड़ेगी ना, पैसे की। एक इंसान तो घूमने जा रहा है और एक इंसान जो है उसको तो 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये व्यक्ति जिसको 2 टाइम का खाना तक नहीं मिल पा रहा है वो क्या है, गरीब। ये वो वाला गरीब नहीं है जैसे कोई भी इंसान कहते अरे गरीब पे क्यों जुल्म कर रहे हो, ये वाला गरीब नहीं है कहने वाला, ये एक्चुअल वाला गरीब है जिसके पास पैसा नहीं है, बेसिक नीड उसकी फुलफिल नहीं हो पा रही है। बहुत ही गंभीर समस्या है जिससे पूरी दुनिया झेल रही है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, इससे एक बात खाने से एक बात याद आती है, हंगर इंडेक्स। सारे इंडेक्सेस जो है आपको याद करने हैं प्रीवियस 6 मंथ्स के, आपको एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि इंडेक्स से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। हंगर इंडेक्स 2022 यानी जो भूख वाला इंडेक्स है आपका कि वर्ल्ड में कौन सी कंट्री कौन से नंबर पे है इस मामले में, तो इंडिया जो है उसने स्कोर किया है कितना, 107, ठीक है। और पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो कम से कम 828 मिलियन जो लोग हैं वो भूख से, मतलब भूखे रहते हैं डेली, ठीक है, मतलब भूख का शिकार होते हैं, उनको खाना नहीं मिल पाता है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। अगली बार से जब आप अपने घर में खाना फेंके ना तो याद कर लेना कि ये वो खाना है जो कि बहुत सारे लोगों को एक टाइम भी नसीब नहीं होता है। चलिए देख लेते हैं, हम निर्धनता को आगे पढ़ लेते हैं। निर्धनता को आगे हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रामीण और शहरी निर्धनता। यानी गरीब जो है भाई वो तो हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, गरीब है इसका मतलब उसके पास काम नहीं है, वो वर्क ठीक से नहीं कर पा रहा है, कमा नहीं पा रहा है। तो कमा नहीं पाने वाले इंसान तो ग्रामीण भी हो सकते हैं, गांव में भी हो सकते हैं, शहरों में भी हो सकते हैं, यानी रूरल एरिया में भी हो सकते हैं और अर्बन एरिया में भी हो सकते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रामीण जो है ये कौन से टाइप के होते हैं। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कि खेती में लगे हुए होते हैं, कृषि में यानी एग्रीकल्चर में लगे हुए लोग होते हैं, तो मौसम के हिसाब से खेती होती है तो वहां पर काम करते हैं। फिर क्या होता है, उनके पास काम नहीं रहता है और कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, और अगर एक्स्ट्रा खर्चे आ जाए फिर तो और भी बात हो जाती है। और हमारे यहाँ तो कुछ ना कुछ त्योहार आ रहा है, कोई ना कोई रिश्तेदार आ रहा है, ठीक है, इसके अलावा कोई बीमार पड़ गया है, तो ये सारे क्या है, एक्स्ट्रा खर्चे हैं। आपकी जो बेसिक इनकम होती है ना उस इनकम में से एक्स्ट्रा खर्चे क्या करते हैं, आ जाते हैं, और फिर आपकी जो सेविंग्स है उसको बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। तो यही तो होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बात करें तो कृषि जो है उसमें पर्टिकुलर मौसम में कृषि का काम नहीं हो रहा है, तो लोग खाली बैठ गए हैं, तो खाली बैठेंगे तो पैसा जाता रहेगा, है ना। दूसरी बात है मजदूर लोग, गाँव में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, ठीक है, जिनको हम भूमिहीन मजदूर कह सकते हैं, जो दूसरों की जमीन पर काम करते हैं, वही वाली बात होगी, ठीक है। तो इनके पास काम की फिर कमी हो जाती है। अगर हम शहरी बात करें तो शहरों में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि शहरों में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनमें सभी लोगों को वो काम दे देंगे, ठीक है, उनके पास भी लिमिटेड पोस्ट होती है, लिमिटेड वैकेंसीज होती है, तो वो सभी लोगों को तो काम नहीं दे सकते। तो शहरों में भी एक सिक्योरिटी नहीं होती जॉब को लेकर कुछ क्षेत्रों में, ठीक है, तो वहां से उनको निकाला भी जा सकता है। तो बेसिकली ये भी क्या होता है, मजदूर हमेशा सरकार की कोई पॉलिसी हो या फिर कोई आपदा हो, कुछ भी आ जाए, जैसे कोरोना आया था, तो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला जो तबका होता है वो क्या होता है, गरीब तबका, ठीक है ना। जो अमीर है उनको तो फर्क नहीं पड़ता ना, अगर 10 रुपए बढ़ जाए किसी चीज के ऊपर तो ज्यादा फर्क उनके ऊपर पड़ेगा नहीं। तो यही वाली बात है, मजदूर लोग होते हैं। इसके अलावा ये कहा जाता है कि भारत की अगर बात करें या फिर अपने देश की बात करें तो यहाँ पे हर 4th नंबर का जो व्यक्ति है वो कैसा है, गरीब है, ठीक है।
तो इस चीज से क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं, निर्धन है। ठीक है, तो करोड़ों लोग हमारी कंट्री में गरीब हैं, लेकिन फिर भी वो इस उम्मीद में कि कुछ अच्छा हो जाएगा, उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और आगे देखेंगे इसके रीजंस क्या है। ऐसे थोड़ी ना कि गरीबी ऐसे बढ़ती जा रही है, कुछ रीजंस होंगे इसके भी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। भाई ये देखिए, गरीब वाले लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं इनके पास और खाना भी नहीं है। ये क्या हो रहा है, शहरी ये क्या कर रहा है, प्लेटफॉर्म है ये, रेलवे स्टेशन पर है और ये पैसे मांग रहे हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब। सबसे पहले तुम देखेंगे कि जो निर्धनता है वो क्या वाकई में एक बड़ी समस्या है। जी बिल्कुल बड़ी समस्या है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना पैदा करती है। एक गरीब व्यक्ति जो होता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है और वो पैसे को बढ़ाने में भी सक्षम नहीं हो पाता, क्योंकि उसको लगता है कि जितना पैसा उसके पास है वो उसके पास सेविंग्स में ही रहे तो ठीक है, कहीं ये खर्च हो गया और नहीं आया तो फिर वो क्या करेगा। ठीक है, शहरी हो गया, हमने देखा ना शहरी वाले में कौन थे, फेरी वाले कह सकते हैं, रिक्शा चलाने वाले कह सकते हैं, ये सब क्या है, श्रमिक लोग हैं। और जरूरी नहीं कि इनका जो काम है वो डेली इनके पास पैसा आ ही जाए। इसके अलावा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग भी इसके ही अंदर शामिल है। ग्रामीण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर छोटे किसान जिनके पास जमीन भी नहीं है, ठीक है, और छोटे छोटे उद्योग में लगे हुए लोग, ये सब इसके अंदर शामिल है। तो अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो एक कह सकते हैं कि इन सब चीजों को क्लियर करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से निर्धनता को देखना जरूरी है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत तथ्य लगाकर या फिर इन चीजों की मदद से हम कोशिश करेंगे देखने की कि क्या चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो गरीबी जो है उसको देखने के लिए काफी सारे, जैसे हर चीज को नापने के लिए पैमाने होते हैं, ऐसे ही गरीबी के लिए भी एक पैमाना है जिसको हम क्या बोलते हैं, निर्धनता रेखा। निर्धनता रेखा, ठीक है, निर्धनता रेखा। ये निर्धनता रेखा क्या होती है, हर देश में अलग तरीके से गरीबी को नापा जा सकता है। मतलब ये वेरी करता है, यानी ये अलग अलग हो सकता है। इंडिया में गरीब लोगों की डेफिनेशन अलग हो सकती है या फिर उनका पैमाना अलग हो सकता है कि प्रतिदिन इतना कमाते हैं नहीं कमाते हैं, ये सब चीजें। इसके अलावा और जगहों पर अमेरिका, इंग्लैंड या फिर कोई भी देश दुनिया का, वहां पर गरीबी को नापने के अलग पैमाने हो सकते हैं। ठीक है, तो निर्धनता रेखा क्या होता है, जब लोगों को अपनी न्यूनतम जो नीड है उसको भी फुलफिल करने के लिए पैसे नहीं होते। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि आय और उपयोग के न्यूनतम स्तर को क्या कहते हैं हम, निर्धनता रेखा कहा जाता है। जब जो बेसिक चीज है वो भी अवेलेबल नहीं हो पाती है और जो लेवल है एकदम डाउन रहता है। तो यहाँ पर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करेंगे, इसमें हम काफी सारी चीजें देखेंगे, जैसे कि इसका जो असर है बेसिकली वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आय और उपभोग पर पड़ता है। ठीक है, इनका रिलेशन देखा जाता है आय और उपभोग का। देखिए कुछ लोग क्या होता है कि जितनी इनकम होती है उतना पैसा खर्च कर देते हैं, वो सेविंग्स बिल्कुल नहीं करते हैं। तो आने वाले टाइम में अगर उनके ऊपर कोई आपदा आ जाए तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको कहीं से पैसे उधार लेने पड़ते हैं। तो वो सिचुएशन जो हो जाएगी उधार वाली, फिर दोबारा उनकी इनकम आएगी तो फिर मोस्टली पैसा उनका उधार वापस करने में ही लग जाएगा। तो इस चीज का भी ख्याल रखने की जरूरत होती है कि बाहरी दिखावा करने से बेहतर है कि सेविंग्स रखें। और बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है इस चीज का कि अगर आपके पास, एक एग्जाम्पल है, अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो आप सबको ये दिखाओ कि आप 10 रुपए कमा रहे हो और खुद को भी ये बता के रखो कि आप 10 रुपए कमा रहे हो, ताकि आप ज्यादा कमाने के लिए अग्रसर हो। दूसरी बात ये है कि ये जो पैसे सेविंग्स वाले, ये आप एक वैसी कंडीशन में निकालो जो कि बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन हो और इसमें कोशिश करो कि इसमें ही आपका सारा खर्चा चल जाए, तो आपको कभी भी पैसे मांगने की किसी से जरूरत पड़ेगी ही नहीं। लेकिन अगर आपका सेविंग्स 100 रुपए है और आप 400 रुपए खर्च कर रहे हो तो 400 रुपए आप पता नहीं जैसे अरेंज कर रहे हो और उसके बाद फिर आपके पास कोई भी सेविंग्स नहीं रहेगी। कोरोना टाइम में आपने देख ही लिया है कि जो सेविंग्स है उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम खाद्य सुरक्षा के बारे में बात करेंगे, वहां पे कुछ चीजें हम आगे इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सामाजिक अपवर्जन क्या होता है। गरीब आदमी गरीब तो होता ही है, साथ में उसके साथ और भी परेशानियां हो जाती है, जैसे कि पढ़ा लिखा नहीं होगा, इसके अलावा पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा तो मेल न्यूट्रिशन उसको हो जाएगा। ठीक है, यानी कुपोषण का शिकार हो जाएगा। इसके अलावा कोई ना कोई बीमारी उसको घेर के रखेगी ही। रोजगार नहीं होगा तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी डाउन रहेगा। इसके अलावा खाने पीने की समस्या, ये सब कुछ देखने को तो मिलती ही है। तो बहुत सारे सामाजिक पहलू उसके हो सकते हैं, जिनमें से हम पहले एक बात करेंगे
सामाजिक अपवर्जन। सामाजिक अपवर्जन वो कॉन्सेप्ट है जिसमें जो गरीब है उसमें बात की जाती है कि उनका जो माहौल है या उनका जो वातावरण है वो कैसा है। ठीक है, अब एक व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है जब वो लोगों के बीच में बैठेगा तो उसको इक्वालिटी की फीलिंग नहीं आएगी, यानी लोग उसको इक्वली ट्रीट नहीं करेंगे, दूसरों से उसको कम ही समझा जाएगा, उसको बात बात में कुछ ना कुछ सुनाया जाएगा। ठीक है, तो वही चीज है सामाजिक तरीके से, जब एक इंसान गरीब होता है तो सोशली भी वो डिस्कनेक्ट हो जाता है सभी लोगों से। ठीक है, क्यों? क्योंकि सब लोग तो अपनी अपनी हाकरे होंगे कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो ये है, लेकिन ये जो तबका है निर्धन वाला वो क्या बोलेगा, तो वो सेपरेट ही रहना पसंद करता है। फिर वो कहता है कि मैं सबसे अलग ही सही हूं। तो सामाजिक अपवर्जन हो जाता है, यानी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, व्यक्ति होता है या फिर कोई एक ग्रुप, ठीक है, अपने से ज्यादा अच्छे जो लोग हैं उनसे बिल्कुल अलग रहते हैं। इसके अलावा इस चीज को करने में जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जाति के आधार पर आपने सेपरेशन देखने को तो देखा ही है कि जातियों के आधार पर काफी ज्यादा सेपरेशन होता है। लोग आपसे बात करते हैं और फिर कास्ट सबसे पहले क्या करते हैं कि आपका नाम पूछेंगे, फिर फुल नेम पूछेंगे, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे आपसे किस तरीके से बात करनी है। इफ यू आर फ्रॉम अपर कास्ट तो उनका बोलने का नजरिया अलग होगा, अगर कोई इंसान लोअर कास्ट से है तो उनका बोलने का नजरिया अलग होगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपकी थिंकिंग कैसी है, आपका जो माइंड है वो कैसा है। तो सामाजिक अपवर्जन में क्या होता है कि वातावरण में ज्यादा अच्छे लोगों के साथ बच्चे वो लोग क्या नहीं कर पाते, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये होता है गरीबी का एक महत्वपूर्ण परिणाम। नेक्स्ट देखते हैं असुरक्षा। असुरक्षा क्या है? असुरक्षा में आप ज्यादातर क्या देखेंगे, ये भी एक तरीके की गरीबी के प्रति माप है, या नाप सकते हैं गरीबी को इसके थ्रू। कुछ विशेष समुदाय जैसे कि मैंने अभी बात की है SC ST कुछ या फिर कुछ अदर कैटेगरीज, या फिर आप कह सकते हैं फिजिकली चैलेंज्ड लोग। ठीक है, तो उनके साथ क्या होता है, भेदभाव देखने को मिलता है। ठीक है, और असुरक्षा की भावना में बात करें तो उनको सबसे ज्यादा असुरक्षा की भावना होती है। ठीक है, अवसर मिलने के मामले में क्या होती है, सबसे ज्यादा असुरक्षा की भावना होती है। अब असुरक्षा का निर्धारण कैसे होता है भाई, ये होता है परिसंपत्ति, यानी आपके पास जो प्रॉपर्टी है, इसके अलावा जो एजुकेशन है, स्वास्थ्य है, हेल्थ है और हेल्थ के अलावा जो जॉब्स वगैरह है या रोजगार के अवसर है, ये सब चीजें इस चीज के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो सुरक्षा की भावना में मतलब ये जो लोग हैं ये अपने आप को बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं करते कि हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो एक तरीके से क्या होता है, असुरक्षा की भावना। तो ये सब किस वजह से हो रहा है भाई, जब गरीब होगा इंसान तो उसके साथ यही चीजें होंगी, असुरक्षा आएगी, उसमें सामाजिक अपवर्जन होगा उसका। अब बात करते हैं हम गरीबी रेखा की। तो गरीबी रेखा का क्या मतलब होता है, ठीक है, ये तो मैंने आपसे बोल ही दिया है ना, गरीबी रेखा। तो गरीबी रेखा वो सिचुएशन है जहां पर आपकी जो न्यूनतम वो है नीड वो भी फुलफिल नहीं हो पा रही है। और ये बात है कि समय और स्थान के हिसाब से निर्धनता रेखा हर जगह अलग अलग होती है। किस चीज की कौन कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है, टाइम और प्लेस, यानी कौन से समय की गरीबी की बात कर रहे हैं हम या फिर कौन से जगह पर हम बात कर रहे हैं, तो गरीबी रेखा का जो माप है वो अलग अलग होगा। अब बात करते हैं आगे, भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण अगर करें तो भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण निम्नलिखित 2 आधारों पर किया जाता है। फर्स्ट है आपका कैलोरी आवश्यकता, कौन कितना काम करता है। ठीक है, कौन कितना काम करता है, और ये माना जाता है कि इसके 2 भागों में हमने डिवाइड किया है, एक तो गांव वाले लोग हैं और एक शहर वाले लोग हैं। तो शहरी वाले लोगों का जो जीवन है वो कुछ अलग शैली का होता है, उनका लाइफस्टाइल अलग होता है, गांव वाले लोगों का लाइफस्टाइल अलग होता है। तो इसी हिसाब से इनकी कैलोरी का भी डिवीजन किया गया है। गांव के में रहने वाले जो लोग हैं 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होना चाहिए। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होना चाहिए। यानी डेली 2100 कैलोरी की जरूरत होती है शहर में रहने वाले आदमी को, ये व्यक्ति को, और गांव में रहने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगर ये उसको फुलफिल नहीं हो पा रही है, अगर ये उसको नहीं मिल पा रही है, इसका मतलब वो गरीबी रेखा के नीचे है। ठीक है, आय ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए प्रति व्यक्ति, ये कब की बात हो रही है, यहाँ पर ध्यान दीजिए 2011-12 के आंकड़ों के हिसाब से, तथा शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह। ठीक है, ये आंकड़े सुरेश तेंदुलकर कमेटी द्वारा दिए गए थे। आपको अगर ये आंकड़े पूछ ले जाए कौन सी कमेटी द्वारा, तो ये
सुरेश तेंदुलकर कमेटी द्वारा ये आंकड़े दिए गए थे। इसके बाद गरीबी के आकलन के लिए सी रंगराजन के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई जिसने अपनी रिपोर्ट जून 2014 में दी थी। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह तथा शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो आय की वजह से आपका निर्धारण हो जाता है कि आप गरीब होंगे या फिर नहीं होंगे। इसके अलावा वह संस्था जो भारत में निर्धनता रेखा का समय समय पर आकलन करती है। ठीक है, तो आय हमने देख लिया है कि आय में क्या चीज है। अच्छा, वो कौन सी संस्था है जो गरीबी रेखा का निर्धारण करती है, ये आपका नोट कर लीजिए, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, यानी NSSO। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये वो संस्था है जो भारत में निर्धनता रेखा जो है उसको समय समय पर आकलन करती रहती है और बेसिकली अगर टाइम देखें तो यह है हर 5 साल में। तो अगर हम बात करें कि गरीबी जो है उसके लिए सरकार भी काफी एफर्ट कर रही है और लोग भी थोड़ा बहुत अवेयर हो ही रहे हैं, तो गरीबी जो है कम हुई है कुछ जगहों पर, जिसमें कि और स्पेशली राज्य सरकारें भी अगर इस चीज के लिए काम कर रही है। पंजाब हरियाणा में अच्छी कृषि की वृद्धि हुई है, इस वजह से वहां पर गरीबी जो दर है वो कम हुई है। केरल में मानव संसाधनों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, यानी लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है, उनकी शिक्षा पर, उनकी एजुकेशन पर। ठीक है, तो वहां पर भी निर्धनता को कम किया गया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज के जो सार्वजनिक वितरण है, यानी लोगों को अनाज बांटा गया है, उसके द्वारा भी निर्धनता को कम करने की कोशिश की गई है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार किए गए जिसके माध्यम से गरीबी को कम करने में काफी मदद मिली। अब हम बात करते हैं आगे निर्धनता में के अनुमान। ठीक है, निर्धनता के अनुमान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वही वाली बात है, महत्वपूर्ण गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, अगर वर्ष 2000 की बात करें तो यहाँ पे जितने गरीब थे या फिर जितने भी गरीबी रेखा थी उससे गिरावट आई है 26%। ठीक है, मतलब अनुपात में कितनी गिरावट आई है, 26%। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टाइम के साथ साथ गरीबी कम होती तो मिली है, लेकिन इसकी जो रफ्तार है, यानी इसकी जो गति है, इसकी स्पीड है, वो काफी धीमी रही है। ठीक है ना, तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। और अगर हम बात करें तो 26 करोड़ से भी ज्यादा जो लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। ठीक है, सुरक्षित समूह, तो निर्धनता के अनुमान में सुरक्षित जो समूह है उसको काफी ज्यादा चीज देखने को मिलती हैं, जैसे कि निर्धनता रेखा के जो नीचे लोग आते हैं उनमें सामाजिक समूह भी काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ कंडीशन झेलनी पड़ती है, उसकी वजह से इक्वल व्यवहार नहीं होता, इक्वालिटी नहीं होती, काम ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। जैसे कि SC ST ग्रुप या फिर अदर ग्रुप्स हो सकते हैं, मजदूर लोग हो सकते हैं, चाहे वो गांव में हो चाहे वो शहर में हो। ठीक है, तो इन सब का जो परिवार है ये अनियमित मजदूरी करता है, यानी ऑर्गेनाइज्ड वुमेन की मजदूरी नहीं हो पाती है, हर मंथली इनकी इनकम नहीं हो पाती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी ही रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अंतर जातीय असमानताएं। तो ये जो है ये सबसे ज्यादा सुरक्षित समूह होते हैं। अंतर जातीय असमानताएं अगर बात करें तो आपको पता है हर राज्य में, हमारे देश में भी अगर देखा जाए तो हर एक राज्य में असमानता का जो लेवल है वो इक्वल नहीं है। कोई राज्य ज्यादा गरीब है, कोई राज्य कम गरीब है। ठीक है, इसमें ओडिशा की बात करेंगे तो यहाँ पर गरीबी देखने को मिलती है। इसके अलावा बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पर आपको काफी गरीबी देखने को मिलती है। ठीक है ना, केरल जो है वो काफी सही कंडीशन में अब जा रहा है। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य है, यानी वर्ल्ड लेवल पे अगर देखा जाए तो क्या है, इसमें बोला गया है वर्ल्ड बैंक की अगर डेफिनेशन देखें, किसकी, वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन क्या कहती है कि प्रतिदिन $1 से कम, यानी प्रतिदिन $1 से अगर कम पे अगर जीवन निर्वाह चल रहा है, यानी कोई व्यक्ति $1 से कम में अपना खर्चा चला रहा है, इसका मतलब वो क्या है, गरीब है। ठीक है, $1 का मतलब देख सकते हैं, डॉलर जो है उसमें चेंज आता रहता है, हमारे पैसे के हिसाब में चेंज होता रहता है, तो ये 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 85 जितना भी डॉलर हो उस वक्त। ठीक है, तो इनका कहना है वर्ल्ड बैंक का कि जब व्यक्ति $1 से कम में अपना जीवन या अपना गुजारा करता है डेली, तो वो क्या है, वो इंसान कैसा है, गरीब है। तो गरीबी निवारण उपाय में अगर हम बात करें तो पहला उपाय यहाँ पर आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देना। अब गरीबी है तो गरीबी से बचना तो पड़ेगा,
सरकार को इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर गरीब ही रहेंगे तो डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा कंट्री का? हमारे पास ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हो पाएंगे तो फिर कंट्री कैसे चलेगी? तो आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन। देखिए, सबसे पहले तो इसके रीजन की बात करूंगी मैं। आपको पता ही है निर्धनता हुई कैसे। पहले हमारा देश जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन बाहर से काफी लोग आए, उन्होंने काफी देश को लूटा। इसके बाद अंग्रेजों की बात करें तो वो भी आए, उन्होंने भी जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं या अदर रिसोर्सेज हैं उनको काफी ज्यादा उनकी वजह से नुकसान पहुंचा। ठीक है, रॉ मटेरियल हमारे देश से बहुत बाहर गया। इसके अलावा हमारे यहाँ के जो कुटीर उद्योग थे या फिर कह सकते हैं लघु उद्योग भी थे, उनको भी काफी नुकसान हुआ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी काफी सही थी, लेकिन अंग्रेजों के कारण क्योंकि उन्होंने फैक्ट्रीज लगाई बाहर और यहाँ से कपास ले जाते थे, वहां से अपना कपड़ा बनाकर वापस हमें को ला देते थे, तो क्या हुआ, यहाँ के लोगों को जो कपड़ा बनाना है वो काफी महंगा पड़ गया, तो महंगा ही बेचना पड़ता। लेकिन बाहर का जो कपड़ा था वो काफी सस्ता था, तो यहाँ पर हमारा नुकसान हो गया। मतलब हमारे जो छोटे उद्योग थे वो बिल्कुल नष्ट हो गए। अगर खेती देखें तो खेती में भी काफी चेंजेस किए उन्होंने, जिनकी वजह से नुकसान हुआ। तो बेरोजगारी की ओवरऑल कह सकते हैं बेरोजगारी की समस्या बढ़ी। तो आपको पता है जब एक जनरेशन गरीबी से गुजरती है तो उसकी कई जनरेशन जो होती है उनको उसकी भरपाई करने में लग जाता है। कहते हैं ना कि अमीर कि वो खानदानी गरीब है या वो खानदानी अमीर है, यानी इसका मतलब क्या है कि उसकी बहुत सारी जो जनरेशन हैं वो गरीबी झेलती हुई आ रही है, तो उनको स्टेबल होने में टाइम लगेगा। जब वो स्टेबल हो जाएगा तो उसकी एक तो जनरेशन बाद की जो जनरेशन आएगी वो अमीर होगी। ऐसे ही अमीर जनरेशन जो है वो तो अमीर है ही। तो यही बात है, इस चीज से उभरने में टाइम लग जाता है, तो इसके कारण है। इसके अलावा पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है भाई, पॉपुलेशन जनसंख्या। एक पोस्ट पे इतने सारे बच्चे देखते हो आप जॉब के लिए, यानी कई बार तो हजारों से भी ज्यादा बच्चे हो जाते हैं। मतलब एक पोस्ट होगी, आपकी वैकेंसीज निकली होगी 13-14 और उस वैकेंसी में भी हजारों बच्चे होंगे एक सीट के लिए। तो इससे बड़ा एग्जांपल और क्या होगा। जनसंख्या इतनी है, अब जनसंख्या इतनी है तो लोग पढ़ेंगे भी, जो पढ़ सकते हैं पढ़ेंगे तो कोर्स करेंगे, कोर्स के बाद फिर जॉब चाहिए, तो जॉब चाहिए तो फिर कंपटीशन तो होगा ही। तो जनसंख्या ही इतनी सारी है, बढ़ती हुई जनसंख्या इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो कि इक्वल नहीं है अलग अलग जगह पर, जिसकी वजह से भी समस्या देखने को मिलती है। जैसे कोई राज्य है, उस राज्य में काफी अच्छे संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज है, तो वहां का जो स्टेट डेवलपमेंट लेवल रहेगा वो हाई रहेगा। इसके अलावा कोई एक राज्य है वहां पर रिसोर्सेज कम है, तो वहां का जो डेवलपमेंट रेशियो रहेगा वो कंपैरेटिवली उसकी अपेक्षा क्या रहेगा, कम रहेगा। इसके अलावा कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी होते हैं जिनकी वजह से गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ती है। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं। गरीबी को अगर हटाना है तो उसके लिए सबसे पहले है अवेयरनेस। तो देख लेते हैं पहला आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देना। तो आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देने का क्या मतलब है, इसमें गरीबी उन्मूलन के लिए काम किया जाएगा, जिसमें उन्मूलन का मतलब होता है गरीबी खत्म करना। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है, यानी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देती है, जिससे मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं। निवेश का मतलब है इन्वेस्ट करना, ठीक है। लेकिन ऐसा संभव है कि आर्थिक समृद्धि से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा पाए, इसलिए लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। मतलब अवसर तो दिए गए लेकिन उससे लाभ उतना नहीं हुआ, इसी के लिए हमने लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम चलाए। अब ये कुछ कार्यक्रम हैं जिनमें कि कौन कौन से, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है तो इसको ध्यान से देखना है। पहले हमारे पास महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 में ही आया और इसका उद्देश्य क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करना, यानी आपका इतना खर्चा चल जाए इस चीज के लिए सिक्योरिटी देना आपको। साल में कम से कम 100 दिनों में रोजगार दिया जाएगा, ये बोला गया। 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया, यानी जो पर्टिकुलर पोस्ट है या फिर पर्टिकुलर रोजगार देने का जो प्लान है उसमें से 1/3 रोजगार किसके लिए सेव कर दिया गया, विमेन के लिए। इसके अलावा आवेदक को 15 दिन के अंदर अगर रोजगार नहीं दिया गया तो बेरोजगारी भत्ता उसको दिया जाएगा, यानी उसको एक प्रॉपर अमाउंट दिया जाएगा, क्योंकि हम आपको क्या कह सकते हैं, रोजगार नहीं दे पाए इसलिए आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी का भी प्रावधान मेंशन है। नेक्स्ट आपके पास प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू हुई और इसका उद्देश्य क्या था, ग्रामीण और छोटे शहरों में जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उनके लिए स्वरोजगार के अवसर का सृजन करना, यानी खुद वो अपना रोजगार बना सके, इसके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आना।
लघु व्यवसाय यानी छोटे व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने के लिए उनकी सहायता करना। नेक्स्ट है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995। इसका उद्देश्य क्या रहा? ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना। नेक्स्ट यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है ये सब आपकी बेसिक नीड है, बेसिक जरूरत है। इसके लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करना, यानी जो केंद्र है, सेंटर जो है, वो राज्य को पैसा देगा इस चीज के लिए स्पेशली, ठीक है, कि ये वाली चीजें ऐड करो लोगों को और ज्यादा अवेयर करने में, ठीक है। तो ये सब चीज तो हो गई है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो गरीबी है इसके कुछ अन्य कारण भी होते हैं, जैसे कि भूमिहीनता, यानी जब हमारे पास जमीन ही नहीं है तो उसके ऊपर काम कैसे होगा, है ना। है तो छीन ली गई, या फिर छीनी भी नहीं गई तो फिर बेकार जमीन है जिसके ऊपर इतनी खेती नहीं हो सकती। और अपने पास जमीन नहीं होगी तो कहीं और जाकर काम करने पड़ेगा दूसरे की जमीन पर। वो हमारे से कितनी देर काम करवा रहा है, फिर कितने दिन काम करवा रहा है, ये तो ऑनर के ऊपर डिपेंड करता है। तो गरीबी आएगी ही। परिवार का आकार, देखो गरीबी का सबसे बड़ा रीजन ये होता है जब आप स्टेबल नहीं होते, यानी जब आप स्थिर नहीं होते, आपके पास जो रोजगार है वो स्थिर नहीं है। परिवार का आकार भी डिपेंड करता है। अगर आपके पास सिर्फ एक ही बच्चा है तो आप उसका भरण पोषण ठीक से कर पाओगे, लेकिन अगर बच्चे 4-5 है तो 4-5 बच्चों का भरण पोषण करने में ज्यादा रिसोर्स लगेंगे। इसके अलावा इंडिविजुअल उनका विकास कम होगा, अगर एक ही होगा तो इंडिविजुअल उसका विकास ज्यादा होगा। बाकी डिपेंड करता है किसकी कितनी सैलरी है। अभी 4-5 भी हो सकते हैं बच्चे घर में। खराब स्वास्थ्य, कुपोषण। खराब स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो ठीक से नहीं मिल पा रही हैं, ठीक है। तो जब स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो फिर इंसान क्या करेगा, आगे क्या ही कर सकता है फिर आगे, है ना भाई, वही बात है। असहायता, यानी उसकी कोई हेल्प नहीं करता है। बेरोजगारी तो है ही सबसे बड़ा रीजन, यही तो सबसे बड़ा रीजन है ना। इसके लिए तो मर रहे हैं लोग, इसके लिए तो घूम रहे हैं, इसके लिए तो रातों बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं। निरक्षरता का मतलब है जब आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता। ऑब्वियस सी बात है, कोई इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको मजबूरी में ऐसी जगह पे काम करना पड़ेगा जहां पे उसका मन भी नहीं है काम करने का, लेकिन उसको करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है बाल श्रम, यानी बच्चों से भी काम करवाया जाता है ना, ठीक है ना। तो ये था चैप्टर, और आई होप आपको चीज समझ में आ गई है, जिसमें कुछ ईयर्स वगैरह दिए हुए ना, उन चीजों को ढंग से देखना जरूर, है ना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। एमसीक्यूज के साथ मिलेंगे जल्दी ही, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा फूड सिक्योरिटी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।